हेलो गाइस, वी आर प्रेजेंटिंग एनलाइटमेंट एकेडमी। आज का टॉपिक बताइए आपको कॉमर्स। लेकिन उससे पहले मैं सभी का थैंकफुल होना चाहूँगा कि इससे पहले हमारी जो वीडियो आई थी साइंस स्ट्रीम वाली, उसको सबने बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो जैसे मैंने कहा था कि बहुत जल्दी हमारी कॉमर्स पे वीडियो आने वाली है, तो नेक्स्ट हम आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं कॉमर्स के बच्चों के पास। यानी आफ्टर 12 जब हम पहुँचते हैं तो जिन बच्चों ने कॉमर्स से 12th की है उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने हम जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। देखो, जैसे हम कॉमर्स की बात करते हैं तो सबको दिखाया जाए पैसा, सबको दिखाई देता है ना कि कॉमर्स के नाम पे पैसा, कि अगर कॉमर्स है तो बहुत अच्छा पैसा होगा सब कुछ। तो उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज़ होती है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे दैन बढ़ दें कि हाँ किस में अच्छा स्कोप है हमारा, है ना, अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम से किए हुए हैं। ठीक है, चलो आज अब डिस्कस करते हैं कॉमर्स। तो मैंने आपको इसमें देखा होगा, मैंने इसमें ना जो हमारी वीडियो इस बार मैंने इसको ग्रुप बांट दिया है, यानी जो फॉर्मेट है या जो मैं समझाने वाला हूँ आपको उसको मैंने ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, नेक्स्ट आगे ग्रुप सी बताता हूँ। ठीक है, तो पहले बात करें ग्रुप ए में क्या है, मतलब ऐसा क्यों क्या बांटा गया है, आज डिस्कस करते हैं। तो आपको दिखा होगा ग्रेजुएशन, और यहाँ पे दूसरा दिखा रहा है पॉपुलर बीकॉम ऑनर्स, है ना। तो पहले समझते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशंस यू नो वेरी वेल, डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो आ जाओ, तो इस बार बात करने वाले हैं। जैसे हम सबसे पहला पॉइंट दिखा दे रहा है आपको बीकॉम। बी मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी हम बात करें कॉम की तो बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगर मैं साइड बताऊँ आपको कि फुल फॉर्म जो होती है उसकी, अगर मैं बात करूँ बी कॉम की तो होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स, सभी को पता है ना। अब क्या है, यानी जिसमें महारत किसमें हासिल हुआ है, कॉमर्स, यानी पर्टिकुलर की बात करें हम कॉमर्स में, यानी वाणिज्य की बात करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है पॉइंट्स बता कि जब मैं ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, यानी अगर मैं बीकॉम करना चाहूँगा तो मेरे पास किस किस ऑप्शन से मैं कर सकता हूँ बीकॉम। आ जाओ, जैसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है बीकॉम रेगुलर। बीकॉम रेगुलर मतलब नॉर्मल भाई बीकॉम, उसमें सारे सब्जेक्ट इक्वली हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें लिखा है अगला पॉइंट हमारा बीकॉम कंप्यूटर्स, यानी बीकॉम कर रहा हूँ कंप्यूटर से। ठीक है, फिर आगे बीकॉम बैंक मैनेजमेंट, यानी बीकॉम तो कर रहा हूँ पर्टिकुलर क्या है बैंक मैनेजमेंट, यानी बैंक मैनेजमेंट के बारे में स्पेशली में पढ़ने वाला हूँ, बैंक इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा। फिर आगे है टैक्स प्रोसीजर, क्या होता है मतलब टैक्स के बारे में, टैक्स के प्रोसीजर क्या क्या हो सकता है, टैक्स के लेवल क्या होता है। बीकॉम के लेवल हम स्टडी कर रहे हैं तो बीकॉम में टैक्स के बारे में पढ़ेंगे पूरा, प्रॉपर टैक्सेशन जिसे बोलते हैं कि कहाँ पे टैक्स लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, कौन सी कंपनी में लगता है, कौन सी में नहीं लगता, वो सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं बीकॉम टैक्स प्रोसीजर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीबीए इसमें लिखा बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें तो बीबीए देखो, बीकॉम ये एक ही पार्ट कह सकते हो चारों, लेकिन ये अलग है। बीबीए ना बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस के प्रशासन के बारे में, एक प्रशासन में क्या क्या काम होते हैं, क्या वो सब बिजनेस में जो होता है वो सारा रूल इसमें बिजनेस यानी बीबीए में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें किसके बारे में पढ़ा है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में, जितनी कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती है सब कुछ इसमें बीसीए में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीबीएम क्या होता है बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को मैनेज कैसे करोगे, मैनेजमेंट पता है आपको कैसे बनना है, मैनेजमेंट बनना है बिजनेस मैनेजमेंट, यानी मैनेज से बनना है, मैनेजमेंट करना है, यानी बिजनेस को पूरा मैनेज करना, वो कहीं कहीं किस में सीखते हैं, वो बीबीएम से भी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीएएफ, ये क्या है बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, यानी स्टडी तो करने वाले हैं लेकिन अकाउंट्स और फाइनेंस में, बस अकाउंट और फाइनेंस देखेंगे। अकाउंट समझते हो, किसी भी बैंक का, किसी भी बात करें किसी कंपनी का अकाउंट देखना सर उसको, है ना। और फाइनेंस वित्तीय, यानी पैसे रिलेटेड जितना चीज़ हो सकती है, पैसे रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सब कुछ इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, फिर अगला है बीएफएम क्या है बैचलर इन फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस देखेंगे यहाँ पे प्लस मैनेजमेंट करेंगे, उसका मैनेज करेंगे किस तरीके से, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पे मैनेज, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। फिर अच्छा अगला है बीएमएस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। तो इसमें किसके बारे पढ़ेंगे, मैनेजमेंट स्टडीज़, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट की स्टडी कैसे करते हैं, क्या क्या होता है उस कंडीशन में, सब कुछ इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, ये जितनी होती है हमारी कि कितने साल की होती है, जितनी मैंने आपको इससे पहले वीडियो बताया था कि हमारी जिसके आगे बी लग जाए, है ना, बैचलर लग जाए, वो हमारी 3 साल की होती है। जितनी मैंने आपको बताई यहाँ तक सारी कितनी होती है, 3 साल की होती है, 3 साल की सारी डिग्री हमारी ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, लेकिन लास्ट एक पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स प्लस एलएलबी, ये क्या है बताता हूँ। बच्चे सोचते थे सर जी कि एलएलबी के बीकॉम वही वाला हो गया, एलएलबी यानी मतलब वो एक डिस्ट्रीब्यूट झगड़ा हो जाता है उस कंडीशन में जो लॉ काम करता है, नहीं, यहाँ पे अलग है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे
कॉमर्स विद अगर LLB बोल रहा हूँ मैं, है ना, लॉयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लॉ की तैयारी है, पढ़ाई स्टडी करते हो, वो लॉ की ये नहीं करते डिस्प्यूट वाली है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, किसका मकान हत्या लिया उसके लिए आप लड़ रहे हो, नहीं, ये सब नहीं, नंबर डर हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर जो स्टडी करते हैं हम LLB में, वो करते हैं बिजनेस के बारे में, बिजनेस मतलब एक कंपनी के बारे में। यहाँ पे जो आप स्टडी करने वाले हो, यहाँ पे करते हो कंपनी के, अब कंपनी के बारे में, मतलब कंपनी के लॉज, कंपनी के धाराएं, ये नियम बने होते हैं। आपने कहा किसी भी कंपनी एक फैक्ट होते हैं, एक्ट जिसे हम बोलते हैं, एक्ट बने, इसके एक्ट बने होते हैं। एक्ट मतलब होता है धाराएं जो बनी, उसमें क्या क्या नियम धारा होते हैं, क्या क्या लागू होते हैं। सपोज किसी ने फ्रॉड कर दिया कंपनी के साथ, तो क्या नियम लागू होंगे, क्या नहीं होंगे, किस चीज़ को क्या क्या मेंटेन, मतलब हर चीज़ के अलग अलग नियम होते हैं, है ना। जैसे हर चीज़ को जीने के, हर चीज़ एक अपने अपने फील्ड के हर एक के रूल होते हैं, नियम। तो ऐसे ही हमारी बात करें बिजनेस के भी कुछ फैक्ट एक्ट होते हैं, धाराएं होती हैं, जो कि हम इसमें पढ़ते हैं बिजनेस प्लस LLB में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से बात में आती है, तो यहाँ पर जो लॉ पढ़ने वाले हैं कंपनी का लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये नहीं कि लॉ का मतलब हम समझ लेते हैं कोर्ट वाला, कोर्ट का नहीं, यहाँ पे मतलब है वही, लेकिन यहाँ पे लॉ पढ़ते हैं कंपनी के बारे में, ठीक है। चलो अब जैसे बताया LLB, आपने बहुत सुना होगा, बहुत सिंपल सा शब्द है LLB, बहुत सिंपल सा है LLB। फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा? आप अगर सर कंपनी लॉ बैचलर, नहीं, कुछ और होती है, ये आपका टास्क है, आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे इसको, स्पेलिंग की फुल फॉर्म बताओगे LLB को, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे और उसको मिलेगा एक हार्ट, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे। अब कहोगे सर यहाँ आते हैं पॉपुलर BCom ऑनर्स, कहोगे BCom में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, आ जाओ। मैंने ग्रुप में क्यों बांटा हुआ है ये भी ग्रेजुएशन लेवल पे, ये यही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे? सर समझते हैं कि पॉपुलर BCom NS ऑनर्स, ऑनर्स क्या होता है पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी भी एक फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो, स्पेशल मतलब महारत हासिल है आपको उसमें, उसे हम बोलते हैं ऑनर्स, ठीक है। इतना इनफ है, आगे बात करते हैं। चलो क्या है मतलब BCom इन अकाउंट्स और फाइनेंस, यानी किसमें सिर्फ इसका स्टडी करोगे आप, फाइनेंस और अकाउंट्स के बारे में। सर यहाँ भी देखा था, यहाँ पर नॉर्मल रेगुलर ही मतलब रेगुलर सिंपल, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ऑनर्स से कर, मैं कहता हूँ BCom कर रहा हूँ मैं ऑनर्स मतलब किस सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से या दो सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है अकाउंट्स एंड फाइनेंस, पर्टिकुलर मेरी जो स्पेशलिस्ट या महारत हासिल होगी मुझे अकाउंट्स और फाइनेंस में होगी, ठीक है। आगे BCom इन इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग करना, है ना, प्लस मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना किसी भी कार्य के, तो पर्टिकुलर इसमें सीख रहे हैं मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। BCom इन बैंकिंग, अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ यहाँ पे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस, तो बैंक में आपने देखा होगा हमारे पैसे डिपॉजिट करना ही पर्याप्त काम नहीं है, बैंक का एक काम हो रहा है अलग से, तो इंश्योरेंस करना, है ना। जैसे देखा होगा कि अगर मैं किसी काम बैंक में काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे काम होते हैं बैंक के, है ना, तो उसमें एक काम होता है इंश्योरेंस कराने, बीमा कराना, जिसे हम सिंपल शब्द में बोलते हैं बीमा करा रखा है। तो उसमें क्या होता है कि आज के टाइम में बहुत डिमांड में चल रहा है और बैंक कराता है, ऐसे तो बैंक के बहुत सारे फील्ड है अपने अपने, इसमें क्या करता है बैंक के इंश्योरेंस कराता है ना। अगला है BCom इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स क्या शॉर्ट में बोलते हैं HR, क्या बोलते हैं HR, सुना होगा आपने कि हर डिपार्टमेंट में जिसमें कंपनी रन कर रही है, कोई बिजनेस कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे, कोई कंपनी नॉर्मल कंपनी, उसमें क्या 4 डिपार्टमेंट होता है। 4 डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स, वो क्या करता है, ह्यूमन क्या नहीं हमारे मानवीय, जो भी एक किसी भी कंपनी का मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे क्या क्या राइट्स हैं, अगर मुझे कोई दिक्कत है परेशानी है तो उस कंपनी जाके HR डिपार्टमेंट में जाके उसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ। सपोज करो इस कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और मुझे कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी सैलरी को लेकर, कोई डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी वजह से, तो मैं कहाँ कॉन्टैक्ट करूँगा, मैं HR डिपार्टमेंट जाके कॉन्टैक्ट कर सकूँ, भाई ये में दिक्कत आ रही है सैलरी को लेकर, किसी काम को लेकर, वो भी सर HR में, HR में जो आपके अंडर एक कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से बना जाता है, ठीक है। अगला है BCom इन मार्केटिंग, यानी BCom मार्केटिंग से किया, यानी मुझे मार्केटिंग के बारे में होगा, जितनी मार्केट में आउटसाइड जो फील्ड काम होता है सारे मार्केटिंग में आता है, वो उसके बारे में मैंने स्टडी अलग से मार्केटिंग से की है। अगला है BCom में टैक्सेशन, टैक्सेशन समझते हैं, टैक्स के बारे में पर्टिकुलर जो मैंने स्टडी करी उसके बारे में सिर्फ टैक्स के ही बारे में करी है प्रॉपर, ठीक है। BCom इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या है, BCom इन इकोनॉमिक्स भाई अर्थशास्त्र, इसकी हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आपने BCom करी है इकोनॉमिक्स, तो उसका आज के टाइम में बहुत वैल्यू, आज के पहले टाइम में बहुत वैल्यू है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आपके लिए, आपको बताऊँगा हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन, मनमोहन सिंह जी, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब उन्होंने पता है आपको इकोनॉमिक्स से PhD कर रखी थी, है ना। भाई डॉक्टर कब लगता है, जब किसी आगे PhD लगे, तो उन्होंने PhD कर रखी थी, किन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले वित्त मंत्री थे, जब वो मुख्यमंत्री बने यानी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उससे पहले वित्त मंत्री थे, है। अब क्यों, और ये बात क्यों बता रहा हूँ इतने प्राउड के साथ, हम ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। उन्होंने PhD करी थी, डॉक्टर बने थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे, गोल्ड मेडलिस्ट किस में, इकोनॉमिक्स में।
वो भी कहाँ से पता है, नॉर्मल इंडिया से नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या करते, इकोनॉमिक्स, यानी अगर मैं बात करूँ बीकॉम इकोनॉमिक्स की थी उन्होंने, कहाँ से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का बहुत स्कोप, जो सारे स्कोप देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहाँ पे पैसे लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, काम क्या क्या काम कहाँ पे होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टडीज होता है कि कैसे पॉलिटिशियन होती है, किस चीज़ में पैसा लगता है, वो सब चीज़ कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। और आज के टाइम में अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं, जैसे CBSE जो बच्चे हैं, यानी जिन्होंने 12th CBSE से की है, उन्होंने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बेसिक बारे में पढ़ा होगा, और आगे भी इसके बाद स्टडी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक छोटी सी करेक्शन या एड ऑन करना चाहूँगा, एक बात हो रहा है कि अब तक यूपी बोर्ड में, अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड जो हमारी 12th वाली, उसमें इकोनॉमिक्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब से इकोनॉमिक्स ऐड हो गई है। यानी अब से जो बैंकिंग सब्जेक्ट हुआ करता था वहाँ पर, वो बैंकिंग हटा के इकोनॉमिक्स, क्योंकि आजकल में इकोनॉमिक्स का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो अब क्या, अगर यूपी बोर्ड में भी इकोनॉमिक्स डाल दी गई, यानी अब जो 12th के CBSE यूपी का भी किसी बोर्ड के बच्चे हो, इकोनॉमिक्स पहले से पढ़कर आएंगे, यानी बेसिस उनका वहाँ से याद हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तो बात करते हैं, ये दोनों ही हमारे ग्रेजुएशन के लेवल है। ठीक है, अब आगे छोटी सी बात करता हूँ। देखो आज के टाइम में बात करते हैं, मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कॉमर्स से बच्चे को मन में आता है पैसा। तो पैसा ऐसे नहीं होता कि हम कॉमर्स से करा तो मैं वो अकाउंट है तो मैं पैसा कमाना शुरू हो जाऊँगा, नहीं। उसके लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स होना चाहिए, आपके अंदर कुछ अलग से होना चाहिए जिससे कि आप कुछ कमा सको। तो उसके लिए मैंने ग्रुप बी बना था, ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात कर रहा था। अब ग्रुप बी में क्या जो देखते हैं, आगे बात करने जा रहा था। फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ये 3, 6, 12 मंथ्स के होते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्यों है ये, इनको दूसरा नाम भी दे सकता हूँ मैं, या आप दे सकते हैं स्किल इम्प्रूविंग, यानी अपने स्किल्स कौशल बिगाड़ना। कैसे, देखो ये साइड में चल रहा है मेरा, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं, बीकॉम ऑनर्स से कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके साथ अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ अलग से, जैसे मैं कहता हूँ थोड़ा भी इनकम अच्छी जो है मेरी इस कंडीशन में, और भी इसके साथ साथ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अलग से सीखना पड़ेगा, डिमांड है आज के टाइम में। ठीक है, तो कुछ कोर्सेज लिखे मैंने, उसका डिस्कस करते हैं जो 1 by 1। जैसे पहले लिखा मैंने डेटा सर्विस। डेटा सर्विस क्या होता है बताता हूँ। देखो डेटा सर्विस इंग्लिश में है डेटा एज ए सर्विस डैश, इसको बोलते हैं। कैसे मतलब, जैसे मतलब वो डेटा जो तैयार किया जाता है एक ऑनलाइन, जैसे आज के टाइम में जितना भी डाटा होता है सब ऑनलाइन चढ़ा हुआ होता है ना। तो जैसे मैं बात करूँ, फाइल्स हो गई, वीडियोज़ हो गई, इमेजेस हो गई, वो सब कुछ कहीं ना कहीं इसके अंदर डेटा सर्विस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है आज के टाइम में, और ये आपने देखता होगा इसको, क्या आपने खुद देखा होगा कि आजकल हर सारी चीज़ें हमारी किस में रखते हैं, हम ऑनलाइन रखते हैं, कहीं ना कहीं डाटा रखते हैं, चाहे मोबाइल की बात हो, चाहे लैपटॉप की बात हो, चाहे हमारा कोई भी डाटा हो, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है ना। तो डेटा सर्विस कहलाती है वो। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। यू नो वेरी वेल डिजिटल मार्केटिंग, आजकल डिजिटल जितनी मार्केटिंग हम कर रहे हैं, इतने भी काम डिजिटल ना जो ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन है डिजिटल। जैसे बात करें, सपोज फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे आप लोग वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे देख रहे हो या कहीं मूवीज़ देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो आप देखो बीच में एक ऐड आ जाता है, बीच में मतलब वो वीडियो चल रही है उसके बीच में एक ऐड आ जाता है, तो क्या मतलब, उसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। उसने कहा जो ऐड होगा कुछ ना कुछ होता ही, उसमें ऐसा नहीं खाली ऐड चल रहा है, किसी प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं, किसी ऐप का ऐड कर रहे हैं, किसी को कुछ एडिशन करना होता है, तो भी होता है डिजिटल मार्केटिंग करना। भाई पहले क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग करने किसी की, मैंने होर्डिंग्स लगवा दिए, बैनर्स लगवा दिए, मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब क्या है, ये सब मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग यानी जो ऑनलाइन मोबाइल हो गए, लैपटॉप से हो गई, जो चीज़ें की जा रही हैं, जैसे आपने टीवी में देखा ऐड चल रहे हो, क्या डिजिटल मार्केटिंग है सारी वो। ठीक है, तो इसका भी ऐसे बहुत स्कोप है, आप इसे कर सकते हैं। अगला है फुल स्टैक डेवलपमेंट। क्या मतलब है इसका बताता हूँ। फुल स्टैक डेवलपमेंट एक थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये कोर्सेज है, एक कोर्स क्या है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे आपने देखा होगा, बात करें HTML एक शुद्ध ना होगा, HTML है ना, CSS करके है ना, और जावास्क्रिप्ट, ये हमारे कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड है। ये क्या करते हैं, ये हमारी साइट डेवलप करते हैं, ये साइट को डिज़ाइन करते हैं। सपोज कर मैंने कोई साइट बनाई, ईमेल ID बनाया, कोई पेज बनाया, तो सारा काम किस पे सीखा जाता है, वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में सारा काम सिखाया जाता है कि इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हो, कैसे कुछ बना सकते हो, सब कुछ कहीं ना कहीं इसके अंदर वो आता है। जो कि अच्छी साइट को इम्प्रूवाइज कैसे दिखना चाहिए, हमारी साइट कैसे नाम आना चाहिए, कहाँ पे लोगो आना चाहिए, सब कुछ कहीं ना कहीं वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में सिखाया जाता है आपको। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आज के टाइम में चल रहा है, तो आपको सीखना चाहिए। अगला है CFP क्या है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। क्या मतलब, सर्टिफाइड पूरी तरीके से लीगल है। जैसे तो फाइनेंशियल प्लानर समझते हैं प्लानिंग करना यूज, लेकिन फाइनेंशियल विथ मतलब पैसे रिलेटेड जो होता है, यानी जो व्यक्ति आपको एडवाइस यानी फाइनेंशियल चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, वो सारे किस में आते हैं,
सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग में आते हैं। सपोज करो कि भाई मुझे मेरा पैसा है, अब मैं चाहता हूँ मैं सही तरह से इसको पैसा कहाँ लगाया जाए, क्या करना चाहिए, है ना। तो सर्टिफाइड ऐसी ऑफिसेज होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं वहाँ जाके, वहाँ भाई हमें इतना पैसा है, हमें क्या करना चाहिए, एडवाइस। तो उसे बोलते हैं कहीं ना कहीं CF होते हैं, इसे बोलते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल, सर्टिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो एडवाइस करते हैं आपको कि आपका इतना पैसा है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो मतलब पैसे रिलेटेड जो भी प्लानिंग करके किसके हिसाब से करते हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग करके काम करते हैं, ठीक है। वो CF के अंदर आता है, ठीक है। इसमें विजिटिंग का टाइम होता है। सपोज करो अगर मैंने आपको आधे घंटे दिया, आधे घंटे का टाइम होता है, ड्यूरेशन आधे घंटे की फीस इतनी है, आधे एक घंटे कितनी है, तो कहीं ना कहीं ये होता है इसका, ठीक है। अब एक शब्द शायद आपने सुनाओ, कोडिंग आजकल बहुत चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है। बड़े बड़े अगर हम बात करें यहाँ इंडिया के नहीं, बाहर के अगर स्कूलों की बात करें तो बहुत से उसमें बच्चों को छोटी उम्र में सिखाया जा रहा है, या थोड़े भी एडवांस जो स्कूल है हमारे उनमें सिखाया जाता है कोडिंग। कोडिंग क्या होता है बताता हूँ, एक तरह की लैंग्वेज है, लैंग्वेज इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग। भाई जो कंप्यूटर जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो सारा कंप्यूटर कोडिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब कोडिंग ऐसे समझ लो, ऐसे समझो कि कोडिंग है जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, उसे बोलते हैं कोडिंग। कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड में कह सकते हैं कि आप सीखोगे तो कहीं ना बहुत आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगला है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट क्या सुना तो आपने, वो शेयर मार्केट सुना होगा आपने, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, है ना। क्या बताता हूँ क्या, देखो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पैसा थोड़ा पैसा लगाते हैं। अब दो कंडीशन है इन्वेस्ट, या तो आप उसमें पैसा अच्छा कमा लेते हैं या फिर अच्छा पैसा गंवा देते हैं। मतलब क्या मतलब एक स्टॉक में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना पैसा लगाते हैं और कहीं ना कहीं उससे पैसा अर्न करते हैं या गंवा भी देते हैं। वो डिपेंड करता है शेयर्स पे कि उसके कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। वो अलग से मैं आपको चाहो तो अलग इस एक अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि शेयर मार्केट होती क्या है। तो इतना समझ लीजिए कि ऐसी जगह होती है यहाँ पर जहाँ पर हम कुछ पैसा लगाकर आपको उसमें, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले वॉरेन बफेट, शायद नाम सुना होगा आपने, है ना। वॉरेन बफेट कौन है, वॉरेन बफेट वही शेयर मार्केट के इतने बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसा लगा आज इतने बड़े करोड़पति बन के बैठे हैं। करोड़पति सॉरी गलत कह रहा हूँ मैं, मिलियन ट्रिलियन व्यक्ति बन के बैठे हैं, है ना कहीं तो वो शेयर मार्केट के ही वजह से, ठीक है। हाँ गाइस, तो हम आगे बात कर रहे थे ग्रुप सी के बारे में, ठीक है, कि ग्रुप सी में क्या क्या आता है। तो ग्रुप ए और बी हमने समझा, ग्रुप सी की बात करते हैं। ये वीडियो एक ही है, ये ना समझने के साथ अलग पार्ट है, ये कॉमर्स का ही मैं समझा रहा था। मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, मैंने 4 चीज़ों में बांटा है इसको। ग्रुप ए और बी हम पढ़ चुके हैं, ग्रुप सी अब पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रुप सी में क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स में मैंने 3 चीज़ों में बांटा है, आपको दिख रहा होगा CA, CS, CMA, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे CA क्या होता है ना। बहुत सुना होगा आपने CA चार्ट अकाउंटेंट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, क्या काम करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बताता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, किसी भी कंपनी का लेखा जोखा यानी वित्तीय फाइनेंशियल जो भी लेन देन होता है, क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कह सकते हो कि फाइनेंशियल लेन देन की जो एंट्री होती है वो कौन करता है, CA करता है ना। फाइनेंशियल यानी वित्तीय पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन होता है उसकी लेखा कौन करता है, वो करता है CA, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। ऐसे की बात करें और क्या काम होता है इसका काम होता है टैक्सेशन देखना। टैक्सेशन यानी टैक्स का लेन देन, जितना भी टैक्स होता है वो सबके बारे में इसको कौन करता है, सारा काम कौन करता है, ये काम किसका होता है, टैक्स वाला, वो काम होता है CA का, ठीक है। एक चीज़ और बांट सकते हैं उसमें बात करें तो पहला फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, वित्तीय लेन देन हो गया। फिर होता है फाइनेंशियल एडवाइस यानी वित्तीय सलाह से बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, वित्तीय सलाह, है ना। कि एक तो CA का क्या क्या काम होता है। CA के मैंने बताया सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितना भी लेन देन होता है, वित्तीय से पैसे से जितना भी लेखा जोखा करता है, सब कुछ लेखा जोखा कौन करता है, एक CA करता है, ठीक है, किसी भी कंपनी का, ठीक है। अगला फिर टैक्सेशन यानी टैक्स की बात करें, जितना भी टैक्स से संबंधित कार्य होता है एक कंपनी में, जितना भी टैक्स से संबंधित कार्य होता है कौन करता है, सारा CA करता है, ठीक है। फिर अगला है थर्ड पॉइंट फाइनेंशियल एडवाइस यानी वित्तीय सलाह, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइस देनी होती है कौन देता है, वो कौन देता है, CA देता है कि हाँ देना चाहिए, कहाँ टैक्स आपका बच सकता है। टैक्स बचाने का काम भी इसी का होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे टैक्स कि CA रखते हैं, CA क्यों रखते हैं, CA जिससे कि बता सके कौन काम लीगल है, कौन सा लीगल, किस काम को आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस में कितना टैक्स बच सकता है, किस में टैक्स पे करना है, आपको कितना टैक्स देना चाहिए, सब सारी सलाहें कौन करता है, CA के अंडर चीज़ें आती हैं, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। ये कंपनी का CA होता है और ये कंपनी का एक होता है, लेकिन कई कंपनी हैंडल कर सकता है। अब हम क्या बात करते हैं कि CA में करते क्या क्या है, तो CA में अगर बात करूँ स्टडी की बात करूँ तो CA में स्पेशली आप क्या करते हैं, अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसी बार पढ़ते हैं अकाउंट्स, जो कि आपने 11वीं 12वीं में पढ़ी होती है, है ना। तो जितने भी अकाउंट्स होता है थोड़ा अलग लेवल पर आगे बढ़कर इसमें अकाउंट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है।
फिर अगला टैक्सेशन, टैक्सेशन एंड टैक्स की बात कर रहे हैं, जो बता रहा था आपको अभी, या मैंने जो समझाया भी आपको टैक्स। तो टैक्स जितना भी टैक्स का लेन देन होता है टैक्स का, वो सब कुछ सी के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है, तो यानी इसके अंदर पढ़ते हैं। अगला फाइनेंशियल, फाइनेंशियल वित्त की बात करते हैं, पैसे की, जो भी जितना पैसा होता है वो सारा कौन देखता है, सी देखता है, तो उसके बारे में फाइनेंशियल के बारे में पढ़ते हैं पूरे इस टॉप या बात करें सी के अंदर फाइनेंस के बारे में। फिर होता है ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होता है, विश्लेषण करना, विश्लेषण मतलब जो भी अकाउंटेंसी की गई, जो भी एंट्रीज की गई है, जो लेन देन किया उसको विश्लेषण एनालाइज करना, इसे बोलते हैं ऑडिट बोलना है ना, वो कहीं कौन करता है, वो सी करता है, यानी वो भी इसमें हम सीखते हैं, विश्लेषण इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ऑडिटिंग में इसमें आता है, ठीक है। ये इसके सी के पार्ट्स हो गए, ठीक है। ये सारे पार्ट जिसके बारे में स्टडी करते हैं ये वो होता है, और ये इसके अदर पार्ट जो काम करता है, ठीक है। इससे अलग जानकारी लेकर आप चाहोगे कि नहीं सर वीडियो तो प्रॉपर वीडियो डीपली वीडियो में इसके अलग से बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी कवर करते हैं। और मैं बात करूँ ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन अगर इसको करने में तो मिनिमम 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल इसको लग जाते हैं तैयारी करते करते, ठीक है। तो सी के बारे में, ठीक है। फिर आगे बात करें सी एस क्या है, कंपनी सेक्रेटरी, क्या ये, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी बात करें कि कंपनी सेक्रेटरी जो कि कंपनी का पूरा सेक्रेटरी होता है, सचिव से होता है, कंपनी का सचिव। तो उसका क्या काम होता है, कानूनी तौर पर जितने भी कागजात होते हैं, जितना लेन देन होता है, सब कौन ध्यान रखता है, सेक्रेटरी। प्लस कानूनी जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी से बोलते हैं हम, क्या नहीं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी कि कागज़ कौन सा कहाँ रखा है, कौन सी फाइल कहाँ रखी है, किस काम का क्या फाइल का क्या रोल है। कभी फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि ऑडिटिंग के लिए कंपनी में बताया है कि ऑडिटिंग सी का काम ऑडिटिंग होता है, ऐसे सब कंपनी में ऑडिटिंग करने आ गए, ऑडिट होने आ गए, तो उसको देख रहे कौन करेगा, कौन उसको दिखवाएगा, कौन काम करेगा, वो सारा काम किसका होता है, सी का होता है ना। इसे बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो मेन अगर मैं बात क्या था, कानूनी तौर पे इतने सारे काम, कागजात कार्रवाई वो, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन इतने काम हो सकते हैं, प्रशासनिक कार्य, वो सारे सी दिखता है, नहीं कंपनी सेक्रेटरी दिखता है। अब इसमें क्या, तो मैं बता कंपनी के बाद पढ़ते क्या है बेटा, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, यानी इसमें पढ़ते हैं कंपनी के लॉ के बारे में, कंपनी के जो लॉ होते हैं, कानून क्या होते हैं, जिसमें मैंने बताया कंपनी देखता है, कंपनी सेक्रेटरी देखता है, सेम वही कंपनी लॉ के बारे में कि कंपनी के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या लॉज होते हैं, वो सब इसके बारे में पढ़ाए जाते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट है फिर शेयर मार्केट। शेयर मार्केट बताया था आपको, शेयर मार्केट अलग से शेयर मार्केट बिल्कुल, जिसमें कि एक ऐसी जगह जहाँ पर मैंने आपको पिछला टॉपिक जो बताया था कि शेयर ऐसी जगह जहाँ पर पैसे लगाए हो, मतलब कमाए जाते हैं एक जगह से, ऐसे मतलब मैंने पैसे कमाए, यहाँ पे कमा भी सकते हो, गवा भी सकते हो, वो सारी स्टडी करने की इसमें पढ़ाई जाती है शेयर मार्केट में। अगला है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट हिंदी मतलब पूंजी, है ना, यानी पूंजी। कैपिटल मतलब वो पैसा जो स्टार्टिंग मैंने बिजनेस स्टार्टअप करते टाइम जो पैसा कंपनी में लगाया हुआ है, वो मेरा क्या कहलाता है, कैपिटल कहता है। तो उसमें कैपिटल मार्केटिंग के बारे में पूरे में पढ़ाया जाता है कि एक कंपनी अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो उस टाइम उसने जो पैसा लगाया था उसे बोलते हैं कैपिटल। अब मार्केट इस मार्केट में पैसा लगाया था, किस मार्केट में लगाया था, किस लेवल पे है, क्या, वो सब कुछ कहीं ना कहीं इसके अंडर आता है, ठीक है। सिक्योरिटी लॉ, सिक्योरिटी लॉ में बात करूँ, सिक्योरिटी मतलब वो नहीं गार्ड वाली, नहीं, सिक्योरिटी से मतलब कंपनी की सिक्योरिटीज़ लॉ, कंपनी सिक्योरिटी जो भी लॉ होते हैं कि ये नियम है सिक्योरिटी के पर्पज़, ये काम कौन देखेगा, है ना, नियम होते हैं, कहते हैं एक बाउंडेशन होती है, एक लिमिट होती है किसी चीज़ के या किसी भी ऑफिसर के, एक सेम वही। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है कंपनी सिक्योरिटी लॉ होते हैं जो कि नियम पढ़ाए जाते हैं इसके अंदर, सी के अंदर, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ कम से कम इसमें भी 4 से 5 साल लगते हैं पढ़ने में, ठीक है। अगला है CMA क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप नाम से फुल फॉर्म समझ गए होंगे, CMA को बोलते हैं कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसा लेन देन जो लागत को मैनेज करता हो, अकाउंटिंग ऐसे करता हो, ठीक है। इससे पहले कुछ बताऊंगा, उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एरो किया हो, देखो और करके क्या रखा है, ये 2 पॉइंट और लिखे इसका बताता, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग एंड ICWA। पहले चलता था ये ICWA, मतलब क्या होता है कि ICWA का नाम चेंज करके दूसरा कर दिया, क्या कर दिया गया, आ जाओ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ICI ये है। मतलब ये दोनों अगर मैं बात करूँ अभी नहीं, ये दोनों किसके हैं, CMA को बना दिया गया है। मैं इसको इसलिए कुछ यूज़ नहीं है, मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको कि ICWA और ICI कोई अलग बात, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ CMA, अगर आपने CMA समझ लिया तो आप ये भी समझ जाएंगे, मतलब इसमें यही है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं CMA में क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, आ जाओ। CMA की मैंने बताया था आपको कि एक कंपनी के अंदर जो भी काम हो सकता है वो सवाल कौन दिखता है, सी। जैसे बात करें, पहला पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल, तो लागत को नियंत्रित करना। लागत मतलब जो हम पैसा लगा रहे हैं या लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसमें कितनी कम से कम लागत आएगी, उस लागत को कंट्रोल करना। सपोज करो एक पेन बना रहे हैं, कह लो मार्कर बना रहा हूँ मैं, उस मार्कर में कितनी लागत आनी है, तो उसको कंट्रोल रखना कि किसमें ज़्यादा खर्च ना हो पैसा, कम से कम लागत में अच्छा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। अगला है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट को मैनेज करना, भाई कॉस्ट चलना तो कंट्रोल हो गया ना, मैनेज करना। मैनेज प्रकार से करना कि अगर मैं मार्कर है, अगर उसमें प्लास्टिक लगी, इंक लगी है
या रिफिल लगी है, तो उसका मैनेज सही तरीके से मैनेज करना कि इसमें कितना पैसा खर्च होना चाहिए मैनेज करना, ठीक है। अगला है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर मैं मार्केट बना रहा हूँ तो क्या मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा हूँ, है ना, वो चीज़। अगला है प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन यानी कितना प्रोडक्शन करना चाहिए मुझे, फिर लागत है, मैंने कंट्रोल भी कर लिया, मैनेज भी कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया, लेकिन कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो प्रोडक्शन में हम लोग सीखते हैं कि कितनी प्रोडक्शन है, कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है CMA, जो कि इसके अंदर में स्टडी करते हैं। और ये ICAW और ICAI ये दोनों ही इसका एक पार्ट है, मतलब दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया CMA, तीनों बस में आती है। अगर हम तीनों की मैं बात करूँ, अगर हम बात करें इनकम के पैसों की, अच्छा खासा पैसा होता है, स्टडी अगर अच्छे से करें बहुत अच्छा पैसा होता है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में सबसे लेवल की बात करें तो हमारे लिए अगर तीनों में से आप कुछ भी करते हो तो बहुत ही अलग लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। आते हैं ग्रुप D के बारे में। बताया था कि इस वीडियो को 4 बार में बात, तो लास्ट पार्ट हमारा ये समाप्त करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो क्या है ये, तो ये कुछ उन बस कॉमर्स के बच्चों के लिए, उनके लिए जो कहते हैं कि भाई हमें ऐसे कोर्स पता लगे जिसमें हमारी अच्छी खासी इनकम हो, है ना। तो कुछ उन कोर्सों के नाम है, तो जैसे हेडिंग पढ़ेंगे हाई क्या है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन कॉमर्स फील्ड इन इंडिया। अगर इंडिया में बात करूँ, कॉमर्स फील्ड के जो बच्चे हैं या फिर कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, हाई जॉब या ना हाईएस्ट पेइंग, हाई में जिसमें अच्छी खासी चल रही है, सबसे ज़्यादा कॉमर्स में, अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाते हैं उसमें सबसे हाई चल रही है, तो वो ये कहीं ना कहीं पॉइंट है। तो टॉपिक पढ़ेंगे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन कॉमर्स फील्ड इन इंडिया। इंडिया में जो हाइस्ट कॉमर्स में जो जॉब जिनको ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाई सैलरी मिल जाती है वो कोर्सेज ये आज पढ़ते हैं। जैसे लिखा है जॉब्स इन कॉमर्स फील्ड, कॉमर्स फील्ड में क्या क्या जॉब्स वाले हैं और एक्सपेक्टेड सैलरी, उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, ठीक है। आज डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है CA, डिस्कस कर चुके हैं पहले हम। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्या सैलरी है उसकी, 6 to 7 लाख पर ईयर। पर ईयर मतलब साल के 6 से 7 लाख के बीच में आप कमा सकते हैं। एज मैं बात करूँ स्टार्टिंग या मिडिल लेवल पे जाके, हाईएक्स में नहीं, हाईएक्स तो बहुत ज़्यादा है इसका, है ना, मिडिल या एक बेस लेवल पे, ठीक है। कितने साल के 6 से 7 लाख पर ईयर, ठीक है, CA की अगर मैं बात करूँ। दूसरा है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर ये बैंकर्स वो होते हैं या इन्वेस्टर जो क्या करते हैं, MBA वगैरह जो बड़ी बड़ी पोजीशन करते हैं और फिर पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन पर कहीं ना कहीं, है ना। तो उससे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो ईयरली है, समझ रहे हो, 26 लाख पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली है वो, 26 लाख पर ईयर कहीं ना कहीं आप कमाते हैं किससे, अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर का कोर्स करते हैं तो। फिर है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिटिकल। क्या मतलब, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिटिकल, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्टर्ड फाइनेंशियल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एनालिटिकल विश्लेषण किया जाता है, उसको ही बोलते हैं एनालिटिकल मतलब विश्लेषण। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट विश्लेषण जो करते हैं उसको, उसकी क्या सैलरी होती है, 6 से 12 लाख पर ईयर, 6 से 12 लाख पर ईयर होती है उनकी जो अकाउंटेंट की बात करें, ठीक है। अगला है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर्टिफाइड जो सर्टिफाइड अप्रूवल होते हैं, पब्लिक अकाउंटेंट जो कॉमन अकाउंटेंट सभी के लिए होते हैं, तो उनकी क्या होती है, कम से कम सैलरी होती है 7 से 9 लाख पर ईयर, नहीं 7 to 9 लाख पर ईयर, ओके। नेक्स्ट है एक्चुटरी। एक्चुटरी क्या है, कुछ नया शब्द नहीं, मुंशी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मुंशी। सुना होगा आपने, देखो कि मुंशी लोग जो है ना उनसे की जॉब कर रहा है, तो उसमें क्या होता है 10 से 14 लाख पर ईयर, यानी 10 to 14 लाख पर ईयर कमाते हैं। कौन, मुंशी की बात करते हैं, एक्चुटरी की बात करते हैं, इनको मुंशी बोलते हैं, ठीक है, समझते होंगे सब। अगला है कॉस्ट अकाउंटेंट। ये किसी की जॉब, कॉस्ट अकाउंटेंट की, जो कॉस्ट देखते हैं किसी भी कंपनी का, तो है कौन, उसकी कितनी तारीख इसमें, ये 4 से 6 लाख पर ईयर, यानी 4 to 6 लाख पर ईयर, ठीक है। अगला है प्रोफेशनल अकाउंटेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो होते हैं उनकी क्या है, 6 से 7 लाख पर ईयर, 6 से 7 लाख पर ईयर, ओके। फिर अगला है रिटेल मैनेजर। रिटेल मैनेजर मतलब फुटकर व्यापारी जो होते हैं, फुटकर उनके लिए जो काम कर, रिटेल यानी फुटकर होते हैं, उनको मैनेज जो करते हैं, उनका जो मैनेजर होता है, क्या उनकी उसकी जो जॉब कर रहा होता है ना, उसको बोलते हैं, उसकी जो है 5 लाख पर ईयर है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी। ऊपर हमने पढ़ा भी 10 के बारे में, मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, तो 6 से 7 लाख के उसको पर ईयर जॉब या कह लो सैलरी प्रोवाइड की जाती है, मिलती है, ठीक है। पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैंने बताया पर्सनल, भाई हम रख लेते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर में फाइनेंशियल यानी पैसे से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, तो उसको बोलता है पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है, उसको हम सैलरी कम से कम 5 लाख पर ईयर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जॉब्स है हमारी जो इंडिया में कॉमर्स फील्ड के लिए सबसे हाई, जिनको सैलरी या जॉब मिली जाती है। तो ये करना है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको अच्छे से याद रहेगा, जिससे कि आप आगे जाओ तो इस पेज पे जाकर भी अच्छे से एक अच्छी पोजीशन है, कह लो कि अच्छी जॉब पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा कॉमर्स वाला
जो पॉइंट था या स्ट्रीम थी कंप्लीट होती है। इससे अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, है ना, और हम उसके बारे में हम आपको अलग से बता देंगे, ठीक है। इससे अगर कोई डाउट हो कुछ हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम या जो भी कन्फ्यूज़न है उसको लिख के बता सकते हैं, हम तक बता सकते हैं, और हम उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक के लिए फिर आज का टॉपिक जो समाप्त करते हैं, ठीक है। और ठीक है, ओके।